मैं रविशंकर दोहलिया आज आपके सामने एक सीरीज लेकर के आया हूं जिसमें हमारे गेस्ट हैं प्रोफेसर संजीव वैद्य सर। हमारी सीरीज का नाम है इतिहास के आईने में भारत। हम लोग यहाँ पर आपको इतिहास के कुछ ऐसे पहलुओं से अवगत कराएंगे जो पहलू सामान्य तौर पर आपको नहीं मिल पाते हैं। इस सीरीज का हमारा ये पहला अंक है और इस पहले अंक में हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आप लोगों को लेकर के चलता हूं मैं हमारे गेस्ट के पास। सर जी, विद्यार्थियों के मन में कई बार सुभाष चंद्र बोस को लेकर के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, जैसे उनका जीवन कैसा रहा, अंतिम समय उनके साथ कैसा क्या हुआ, अचानक से वो कहां गायब हो गए। तो ऐसे तमाम प्रश्नों के अधेड़ बुन जो है उनके मस्तिष्क में चलती रहती है। तो यही विषय में लेकर के आज आपके सामने आया हूं। तो कुछ प्रश्न मेरे हैं जो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भी उठते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न तो ये है सर कि भारतीय राजनीति में सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका रही है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, भारतीय राजनीति में सुभाष चंद्र बोस एक उदीयमान सितारा थे। बहुत टैलेंटेड, बहुत होनहार और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। जैसा कि आपको पता है, आप तो स्वयं बहुत अच्छे प्राध्यापक हैं, कि सुभाष चंद्र बोस ने युवावस्था में ही इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था और इस्तीफा भी दे दिया था। एग्जाम में भी सिर्फ इसलिए बैठे थे ताकि वो अपने अंग्रेज मित्रों को बता सके कि हम भारतीय लोग बेवकूफ नहीं होते, हम आईसीएस की परीक्षा में सेलेक्ट भी होना जानते हैं और ठोकर मारना भी जानते हैं। और उसके बाद वो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आए, कलकत्ता कॉरपोरेशन की युवावस्था में मेयर चुने गए, नेहरू कमेटी के भी मेंबर रहे। और इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस के जो विचार थे, इनसे देश का युवा जो है परिचित होने लगा। जैसा कि आपको पता है कि 1936 में हरिपुरा अधिवेशन के सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए सुभाष बाबू ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए उससे पूरा देश उनकी तरफ आशान्वित निगाहों से देखने लगा। और उसी दौरान प्लानिंग कमेटी भी गठित हुई थी नेहरू की अध्यक्षता में और बोस ने बहुत शानदार क्रांतिकारी निर्णय लिए थे हरिपुरा अधिवेशन के दौरान। उसके बाद फिर 1938-39 में जबलपुर के समीप त्रिपुरी में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ और बोस ने अपना नाम अध्यक्ष पद के लिए फिर आगे बढ़ा दिया। लेकिन इस बार गांधी जी चाहते नहीं थे कि बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो बोस को अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए गांधी जी ने अपना एक उम्मीदवार उनके खिलाफ उतारा, जिनका नाम था डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ये आगे चल के मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी बने हैं। डॉक्टर पट्टाभी इस चुनाव में हार गए। डॉक्टर पट्टाभी की हार पर गांधी जी ने टिप्पणी की कि पट्टाभी की पराजय मेरी पराजय है। इससे सुभाष बाबू बड़े व्यथित हो गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में उन्होंने खुद की एक राजनीतिक दल गठित किया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ये पॉलिटिकल पार्टी आज भी काम कर रही है। लेकिन चूंकि बोस के जो विचार थे, उनका झुकाव वामपंथ की तरफ ज्यादा था, इसलिए कहीं ना कहीं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अनफिट से हो गए। तो मेरे ख्याल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बोस की यहीं तक भूमिका थी। इसके बाद फिर बोस का अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रारंभ होता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परे था। सर, एक प्रश्न जो है ये तमाम विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि क्योंकि जैसा आपने बताया कि पट्टाभी सीतारमैया साहब को जो है गांधी जी ने खड़ा किया था। जी। तो उनकी हार के बाद से क्या ऐसा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में मनमुटाव हो गए और उनका दोनों के बीच में जो है वो थोड़ी अलगाव की स्थिति उत्पन्न हुई? क्या ऐसा कुछ था? जी, रविशंकर साहब, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा जी, गांधी जी और सुभाष बाबू के बीच में कोई मनमुटाव नहीं था जी। देखिए, मनभेद होते हैं जी, मतभेद नहीं थे जी। भारतीय राजनीति में दोनों एक दूसरे का बड़ा सम्मान करते थे जी। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधन पहली बार सुभाष बाबू ने ही दिया था जी। जब सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो पर भारत को संबोधित किया आजाद हिंद फौज के संघर्ष के दौरान, तो उन्होंने बापू से आशीर्वाद मांगा था और महात्मा गांधी जी ने उनको आशीर्वाद भी प्रेषित किया था। उनके बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। मैं आपको देशवासियों को, सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि हमारे 2 फर्जी विश्वविद्यालय हैं देश में, फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। वहां पर इस प्रकार की बातें फैलाई जाती हैं कि दोनों के बीच में मतभेद था। मतभेद नहीं था, दोनों एक दूसरे का हृदय से
बहुत सम्मान करते थे। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कोई मतभेद नहीं था, गांधी जी और सुभाष बाबू के बीच में कोई मतभेद नहीं था, सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच में भी कोई मतभेद नहीं था। ये तो फर्जी विश्वविद्यालय में उड़ाई गई इतिहास संबंधी बातें हैं जिन पर आप जैसे विद्यार्थियों को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। सर, एक प्रश्न और जो बनता है कि कहा जाता है कि देश की आजादी में ऐसा कहा जाता है, कई सारे जो ये मिथक फैलता रहता है कि देश की आजादी जो है वो केवल और केवल कांग्रेस के द्वारा दिलाई गई, केवल कांग्रेस को ही आगे बढ़ाया गया। तो ऐसे तमाम, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं तमाम हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनकी तरफ से कि आजादी की लड़ाई में, आजादी जो मिली है हमको, उसमें सुभाष चंद्र बोस की क्या भूमिका रही? देखिए, बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस की भूमिका है। देश की आजादी की लड़ाई में गांधी जी की भी भूमिका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका है, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका है, आजाद हिंद फौज की भूमिका है, द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों की भी भूमिका है। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को मैं संक्षिप्त शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि जब वो कलकत्ता चले गए और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, तो उन्होंने, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और इंग्लैंड के जो विरोधी राष्ट्र थे, जिनको हम धुरी राष्ट्र कहते हैं, जर्मनी, इटली और जापान, सुभाष चंद्र बोस को एक कथन याद आया कि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होना चाहिए। तो इंग्लैंड के शत्रु थे इटली, जर्मनी और जापान। तो सुभाष बाबू ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को खत लिखे और देश की आजादी की एक व्यवहारिक कार्य योजना उसमें प्रस्तुत की। जर्मनी के एडोल्फ हिटलर को, इटली के बेनिटो मुसोलिनी को और जापान में सेनाध्यक्ष थे तोजो, इनको खत लिखे और संयोग से ये खत ब्रिटिश खुफिया पुलिस के हाथ लग गए। तो सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया गया राष्ट्रद्रोह में और उनको कलकत्ता की जेल में रखा गया। जहां पर वो अस्वस्थ हुए तो उनको उनके ही निवास एल्गिन रोड पर नजरबंद कर दिया गया, जहां से वो भाग निकले पुलिस के पहरे में जियाउद्दीन पठान के वेश में। काबुल पहुंचे। काबुल में ब्रिटिश पुलिस ने जब उनकी घेराबंदी की तो वहां पर उन्होंने ऑरलैंडो मैसोट्टा के नाम से एक जाली पासपोर्ट बनवाया और बर्लिन पहुंच गए। हिटलर से मुलाकात की, उनसे मदद का आश्वासन लिया और 1942-43 तक वो टोक्यो आ चुके थे। और 1943 जब वो टोक्यो पहुंचे तो टोक्यो में आजाद हिंद फौज सुभाष बाबू का इंतजार कर रही थी। कई विद्यार्थियों को ये डाउट है कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर की जेल में ब्रिटिश युद्धबंदी, ब्रिटिश प्रिजनर ऑफ वॉर, जिनको जापान ने गिरफ्तार करके सिंगापुर की जेल में रखा था, उनमें एक थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने सिंगापुर की जेल में आजाद हिंद फौज का गठन किया था। जब सुभाष चंद्र बोस वहां पहुंचे तो कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की बागडोर नेताजी को सौंप दी और नेताजी ने फौज का पुनर्गठन किया और जापान के साथ मिलकर के ब्रिटिश भारत पर हमला किया। भारत पर हमले का उद्देश्य अंग्रेजों को यहां से भगाने का था और शुरुआत में आजाद हिंद फौज को सफलता भी मिली। अंडमान निकोबार द्वीप आजाद हिंद फौज के कब्जे में आ गए। लेकिन इधर 6 अगस्त और 9 अगस्त जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम्बार्डिंग हुई तो जापान ने 15 अगस्त तक सरेंडर कर दिया। आजाद हिंद फौज का जो बैकबोन था वो टूट चुका था। जापान की पराजय ने आजाद हिंद फौज की कमर तोड़ के रख दी और आजाद हिंद फौज भी हार गई और आजाद हिंद फौज के हजारों सिपाहियों और अफसरों को ब्रिटिश पुलिस ने, ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार करके उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया, जिसे इतिहास में रेड कोर्ट ट्रायल के नाम से जाना जाता है। लाल किले का मुकदमा। लाल किले का मुकदमा। तो सर, एक अंतिम प्रश्न जो बनता है विद्यार्थियों की ओर से पूछना चाहूंगा कि आज भी हम सब के लिए, तमाम लोगों के लिए, जैसे जो है सुभाष चंद्र की बोस की जो मृत्यु है वो एक रहस्य बनी हुई है। तो उसके रहस्य के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, रहस्य तो आज भी रहस्य बना हुआ है। जब आजाद हिंद फौज ने सरेंडर कर दिया, आजाद हिंद फौज पराजित हो गई, तो नेताजी दुखी मन से टोक्यो लौट रहे थे और ऐसी बातें फैलाई गई कि चीन के पास जो एक फार्मोसा आइलैंड है, जिसे आज ताइवान के नाम से जाना जाता है, वहां पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें नेताजी की डेथ हो गई। अब नेताजी सही में मरे या नहीं मरे, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। समर गुहा की एक पुस्तक है, नेताजी डेड और अलाइव, उसमें भी कुछ ऐसे फैक्ट्स दिए गए हैं कि शायद नेताजी जिंदा बच गए थे। भारत सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए बहुत सारे कमेटी गठित की, बहुत सारे आयोग गठित हुए, लेकिन किसी भी आयोग ने गोलमोल जवाब दिया। मुखर्जी आयोग ने भी गोलमोल जवाब दिया। तो कुल मिलाकर के ये आज तक एक रहस्य का विषय बना हुआ है कि नेताजी डेड और अलाइव, नेताजी उस दुर्घटना में मर गए थे कि जिंदा रहे। भारत सरकार भी इस मामले में कोई फैक्ट
जनता के सामने रखते नहीं है। हो सकता है उनके पास फैक्ट ना हो। जी। तो कुल मिलाकर के सरकार भी असमंजस में है और जनता के पास भी इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं कहां से आपको जानकारी दे सकता हूं। बस एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर हाँ। कि सुभाष चंद्र बोस के जो पॉलिटिकल वो जो थे लोकतांत्रिक मूल्य जो थे, हाँ। मतलब क्या, जैसे कहा जाता है, तमाम विद्वान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तलवार के दम पे या बंदूक के दम पे शासन को छीनता है तो वो बंदूक के दम पे ही शासन को चलाता है। जी जी तो जी। क्या सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है या केवल ये मिथ होगा? नहीं, मैं सुभाष बाबू के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस लोकतंत्र में आस्था रखते थे। जी जी। उनके विचार, उनका झुकाव वामपंथ की तरफ हो सकता है, जी जी, लेकिन वामपंथ भी कोई बुरी विचारधारा नहीं है। और सुभाष बाबू लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था रखते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी के जो चहेते थे वो इसी कारण थे कि कहीं ना कहीं वो देश की आजादी, लोकतंत्र में पूरी तरीके से आस्था रखते थे। हाँ, ये जरूर है कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो किताब लिखी थी उसमें जरूर कहा था कि देश की आजादी के बाद कम से कम 10 वर्ष तक देश में तानाशाही स्थापित होना चाहिए ताकि जनता लोकतांत्रिक मूल्यों को सीख सके। तो सुभाष चंद्र बोस के विचारों में यदि कहीं कुछ आपको डिक्टेटरशिप दिखती है तो उसके पीछे उद्देश्य था देश को अनुशासित बनाना, संगठित बनाना, ताकि यहाँ के नागरिक लोकतंत्र के अनुसार अपने आप को ढाल सकें। यही उनका उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचारों पर और बाकी उनके पूरे जीवन पर जो सही फैक्ट हैं, उन फैक्टों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए। जी जी सर, लेकिन मैं अभी एक बात और बताना चाहूंगा। सुभाष बाबू के बारे में कुछ बातें छूट रही हैं। जी सर, जी सर। जैसे लाल किले आजाद हिंद फौज के जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, युद्धबंदी, जिनके ऊपर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया, उसे रेड कोट ट्रायल के नाम से जाना जाता है। उस रेड कोट ट्रायल में आजाद हिंद फौज के 3 अफसर थे, शाहनवाज, ढिल्लो और सहगल। इनको मृत्यु दंड सुनाया गया था और इनकी मृत्यु दंड की माफी के लिए जनता सड़कों पर उतर आई थी। जनता का किसी ने नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन गांधी जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जनता के भीतर इतना साहस और इतनी नैतिकता भर दी थी कि वो छाती ठोक करके ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध कर सके। और उसी विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार मजबूर हो गई तीनों अधिकारियों की मृत्यु दंड की सजा को बहाल करने के लिए, माफ करने के लिए। और इसका सीधा सीधा असर ब्रिटिश सेना पर पड़ा। आपको पता है, ब्रिटिश नेवल शिप तलवार के हिंदू और मुसलमान सिपाहियों ने विद्रोह किया, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के हिंदू मुसलमान सिपाहियों ने विद्रोह किया। आखिरकार अंग्रेज सरकार मजबूर हो गई भारत को छोड़ने के लिए। और दूसरा कारण ये था द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां। तो कहीं ना कहीं देश की आजादी में सुभाष चंद्र बोस का भी उतना ही योगदान है जितना जवाहरलाल नेहरू का है, जितना वल्लभ भाई पटेल का है, जितना महात्मा गांधी का है। बोस के योगदान को हम नकार नहीं सकते, यह अटल सत्य है। कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं सर कि आजादी का सेहरा जो है वो किसी एक माथे पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। तो ठीक है, धन्यवाद सर हमारे विद्यार्थियों को इतने बेहतर तरीके से सुभाष चंद्र बोस के जीवन से अवगत कराने के लिए। तो विद्यार्थियों, इस श्रृंखला का अगली जो कड़ी है वो भी किसी न किसी महान व्यक्तित्व के ऊपर जरूर आएगी। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।